चलिए जी स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग को और थोड़ी सी भी एप्लीकेशन भी है इसके अंदर कि हम कभी भी कोई रिसर्च मेथड को ऑप्ट करते हैं, ठीक है। हम कभी भी किसी टॉपिक को ऑप्ट करते हैं रिसर्च करने के लिए, हम कभी भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो उन पे कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले 3 मेजर फैक्टर्स होते हैं। प्रैक्टिकल फैक्टर्स यानी कि उसको एग्जीक्यूट करने में प्रैक्टिकल क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। फिर होते हैं एथिकल फैक्टर्स के एथिकली क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उसके अंदर। फिर हमारे पास थर्ड होता है थ्योरेटिकल फैक्टर, जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं कि थ्योरी कैसे कैसे इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। देखिए याद रखिएगा किसी भी रिसर्च को अप्लाई करते हुए, अब देखिए एग्जाम में इसका 26 मार्कर भी आया हुआ है, ठीक है। 26 मार्कर भी आया हुआ है, इसके लिए आप मेरे नोट्स को भी रेफर कर सकते हैं। नोट्स में भी मैंने पूरा सैंपल आंसर इसका बिल्ड किया हुआ है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेसिक सी है। लेट्स सपोज एग्जाम में सवाल आ सकता है, इवैल्यूएट द व्यू दैट द थ्योरेटिकल फैक्टर्स आर द कोर फैक्टर्स बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ मेथोडोलॉजीज, बिहाइंड द सिलेक्शन ऑफ रिसर्च टॉपिक, बिहाइंड द कंडक्शन ऑफ रिसर्च, ठीक है। टू कंडक्ट सोशियोलॉजिकल रिसर्च द थ्योरेटिकल फैक्टर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। तो आपने थीसिस में थ्योरेटिकल फैक्टर्स लिख लिया, एंटायर थीसिस में एथिकल और प्रैक्टिकल फैक्टर्स लिख लिया। इसी तरह से सवाल एग्जाम में सवाल आ गया, इवैल्यूएट द व्यू दैट द प्रैक्टिकल फैक्टर्स आर द कोर फैक्टर्स बिहाइंड द research methodology, behind the selection of research methodology, behind the choice of research methodology। तो आपने प्रैक्टिकल फैक्टर्स को थीसिस में रखा और एथिकल को और थ्योरेटिकल को एंटायर थीसिस में करके अपने आंसर को डेवलप कर लिया, ठीक है। अब जरा सा पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। प्रैक्टिकल सिनेरियोज में क्या होता है, प्रैक्टिकल का मतलब है कंडक्ट करने में क्या प्रॉब्लम आती है। कंडक्ट करने में देखो याद रखना, कंडक्ट करने में मतलब ये कि लेट्स सपोज मैंने आप लोगों पे रिसर्च करनी है, तो मैं आपके साथ अगर मैं रिसर्च करना चाहूं तो बीच में कौन कौन से हर्डल्स आएंगे, कौन कौन से हर्डल। लेट्स सपोज यहां पे कोई गेट कीपर बैठा हुआ है, बोलेगा मैं आपको घुसने ही नहीं दूंगा अंदर, सही, आई एम नॉट गोइंग टू, यू नीड टू गेट द परमिशन आउट ऑफ इट, ठीक है। सेफ्टी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं, वो एथिकल प्रॉब्लम्स में आ जाएगा सारा, ठीक है। थ्योरेटिकल इश्यूज का मतलब क्या है कि एक रिसर्च की थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रिसर्च। लेट्स सपोज एक पॉजिटिविस्ट है, तो मेरा बेटा पॉजिटिविस्ट ऑलवेज गो फॉर द क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज, पॉजिटिविस्ट ऑलवेज गो फॉर द क्वांटिटेटिव मेथोडोलॉजीज एंड द इंटरप्रेटिविस्ट विल डेफिनेटली गो फॉर द क्वालिटेटिव वन, ठीक है। एंड द रियलिस्ट विल गो फॉर द सिमिलैरिटी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। तो जनाब अगर हम इस सिनेरियो को और आगे बढ़ते हैं तो थ्योरेटिकल फैक्टर्स हो गए, जिसके अंदर थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हो गई, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग हो गई, एथिक्स का मसला आ गया और प्रैक्टिकल का मसला आ गया, प्रैक्टिकल इश्यूज का मसला आ गया। अच्छा जी, तो अगर मैं इस चीज से और आगे बढ़ता हूं तो जनाब बहुत ही सिंपल सी बात इसमें समझ में आती है कि हमारे पास थ्योरेटिकल फैक्टर्स हैं, एथिकल फैक्टर्स हैं, प्रैक्टिकल फैक्टर्स हैं। अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थ्योरेटिकल फैक्टर्स को। लाइक पॉजिटिविस्ट विल डेफिनेटली गो फॉर द क्वांटिटेटिव वन एंड इंटरप्रेटिविस्ट विल गो फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्च। बिकॉज देखें ये लोग जो पॉजिटिविस्ट होते हैं, दे ऑलवेज वांट द ऑब्जेक्टिव रिसर्च, वैल्यू फ्री रिसर्च। क्या चाहते हैं बेटा, वैल्यू फ्री रिसर्च, ठीक है। And the interpretivist will want to go for the qualitative research because ये लोग subjective research चाहते हैं, opinion जानना चाहते हैं, ये लोग beliefs चाहते हैं, interpretivist beliefs के बारे में research कर रहे हैं, positivist always go for the facts, ये लोग किस पे जाना चाह रहे हैं बेटा, scientific facts की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थियोरेटिकल फैक्टर में आती है ना, कि एक रिसर्चर किसी टॉपिक को वर्दी ऑफ बीइंग स्टडीड कंसिडर करे, यानी कि एक ऐसे टॉपिक को सोचे। अब लेट्स सपोज समझिएगा, पॉजिटिविस्ट जो हैं हमेशा साइंटिफिक टॉपिक्स को वर्दी ऑफ बीइंग स्टडीड कंसिडर करेंगे। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को, हाइपोथेटिको डिडक्टिव अप्रोच, एक चीज के ऊपर कंटिन्यूअस रिसर्च करने को वर्दी ऑफ बीइंग स्टडीड समझेंगे, ठीक है। और इंटरप्रेटिविस्ट कहेंगे एनी रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके ऊपर हम बिलीव्स आइडेंटिफाई कर सकें, लोगों का सब्जेक्टिव ओपिनियन आइडेंटिफाई कर सकें, दैट मेथोडोलॉजी एंड दैट रिसर्च टॉपिक इज वर्दी ऑफ बीइंग स्टडीड। समझ में आई, दैट टॉपिक इज वर्दी ऑफ बीइंग स्टडीड, ठीक है। यानी कि आप देखो लिंक कर रहा हूं मैं किसके साथ, साइंस साइंटिफिक के साथ, ठीक है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस के साथ। बिकॉज पॉजिटिविस्ट ऑलवेज वांट द रिसर्च मेथोडोलॉजीज शुड बी साइंटिफिक and the research topic should be scientific, ठीक है। आप इसको इस तरह से भी लिंक कर सकते हो। अब क्या होता है, वर्दी ऑफ बीइंग स्टडीड बेस्ड ऑन रिसर्चर वैल्यूज लाइक पर्सनल और इंस्टीट्यूशन। कभी कभी आपकी रिसर्चर की वैल्यूज का भी असर होता है।
रिसर्चर की वैल्यूज का मतलब है रिसर्चर की के स्टैंडर्ड्स, कि वो रिसर्चर किस तरह की रिसर्च पे काम करना चाह रहा है। पर्सनल रिसर्च, पर्सनल वैल्यूज का मतलब है कि पर्सनल आइडियाज। अब देखो मेरी बात सुनो, इंटरप्रेटिविस्ट, यहां पे मैं आपको बड़ा जबरदस्त आर्गुमेंट दे रहा हूं। इंटरप्रेटिविस्ट ऑलवेज आर्ग्यू that the positivist choice of topic and choice of research show their personal values, so their research is no more objective, so their research is no more value free, तो यानी क्या होगा कि इंटरप्रेटिविस्ट आर्ग्यू करेंगे कि भाई देयर इज अ इंपैक्ट ऑफ रिसर्चर वैल्यूज, द पर्सनल वैल्यूज और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज। समझ में आई बात? सही है, यानी कि इंटरप्रेटिविस्ट में आर्ग्यू दिस फिनोमेना लाइक द रिसर्चर वैल्यूज, लाइक पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज में क्रिएट एन इंपैक्ट ऑन रिसर्च टॉपिक एंड रिसर्च चॉइस ऑफ टॉपिक एंड चॉइस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। समझ में आई बात? अब देखो, पर्सनल वैल्यूज का मतलब है कि इंसान की अपनी वैल्यूज, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज का मतलब है कि उसको जो फंड कर रहा है उसकी जानिब से क्या कहा जा रहा है। ठीक है, लाइक बहुत सिंपल सी बात है, जो फंडिंग दे रहा है उसकी बात होती है। इन यूके ESRC, इकोनॉमिक सोशल रिसर्च सेंटर जो होता है वो फंडिंग देता है किसके लिए? रिसर्चर्स के लिए। तो अब वो बताएगा कि आपने कौन सी तरह से मेथोडोलॉजी, किस मेथोडोलॉजी से रिसर्च करनी है, आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है, क्वालिटेटिव रिसर्च करनी है। ESRC इकोनॉमिक सोशल रिसर्च सेंटर, सही है। अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं इकोनॉमिक सोशल रिसर्च सेंटर। ESRC जो है वो फंडिंग करता है यूके के अंदर फॉर द रिसर्च पर्पस। ठीक है, फिर हमारे पास बात होती है प्रैक्टिकल फैक्टर्स की। ये बहुत इजी सिनेरियो है। प्रैक्टिकल फैक्टर्स का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई लार्ज स्केल रिसर्च के अंदर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा। टाइम, अब देखो मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। एक बात अगर साइड पे लिखना चाहो तो लिख लो, अपने पास आसानी हो जाएगी। प्रैक्टिकल फैक्टर्स में टाइम, कॉस्ट, सब्जेक्ट मैटर, ये तीन चीजें तो लाजमी आएंगी। टाइम का मतलब टाइम कितना ज्यादा लगेगा, कम लगेगा। लार्ज स्केल पे टाइम ज्यादा लगेगा, स्मॉल स्केल पे टाइम कम लगेगा। सही है। अच्छा, अब क्या होता है? टाइम, क्या कहते हैं, कॉस्ट, फंडिंग इश्यूज। सही है, बड़ी रिसर्च पे कॉस्ट ज्यादा लगेगी, छोटी रिसर्च पे कॉस्ट कम लगेगी। टाइम, कॉस्ट, सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या है? लेट्स सपोज मैंने कोई ओल्ड पीरियड ऑफ टाइम पे रिसर्च करनी है तो मुझे सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डेटा की तरफ जाना पड़ेगा। मैंने मुगल एम्पायर पे रिसर्च करनी है तो आई नीड टू गो फॉर द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि लार्ज स्केल रिसर्च यानी कि प्रैक्टिकल फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं इसके अंदर। लेट्स सपोज लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम लगेगा, एक्सपेंसिव होगी। इस फिनोमेना के थ्रू भी आप जा सकते हो। अब क्या होगा? स्मॉल स्केल रिसर्च, लेस पीरियड ऑफ टाइम, लेस एक्सपेंसिव। एम आई राइट? तो प्रैक्टिकल फैक्टर्स यहां पर इंप्लीमेंट होते हैं। अब देखो, अगर स्मॉल स्केल करूंगा तो रिप्रेजेंटेटिवनेस कम हो जाएगी, सही है, और लार्ज स्केल करूंगा तो रिप्रेजेंटेटिवनेस ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इस चीज को कहते हैं इंपैक्ट ऑफ फंडिंग, यानी कि फंडिंग का भी बहुत डायरेक्ट इंपैक्ट होता है। किसके ऊपर? चॉइस ऑफ टॉपिक पे, चॉइस ऑफ मेथड पे और ओवरऑल कंडक्ट ऑफ रिसर्च पे। यानी कि जो पैसा लगाएगा वो बताएगा किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है। बहुत सिंपल सी एग्जांपल देते हैं भाई, बहुत सारी जो कॉर्पोरेट कंपनीज होती हैं वो एडवर्टाइजिंग कंपनीज को पैसे देती हैं कि टॉपिक को रिसर्च करने के लिए, चॉइस ऑफ टॉपिक के ऊपर। वो कहती हैं कि इस मेथड से रिसर्च करना, इस मार्केट पर रिसर्च करना और हमें रिजल्ट देना। सही है। तो क्या होगा? जिसकी फंडिंग होगी, जिसका पैसा लगा हुआ होगा, वो डेफिनेट सी बात है अपना रोल प्ले करेगा अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी को रिपोर्ट करने के लिए। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले याद रखना दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, जब कभी भी हम प्रैक्टिकल फैक्टर्स की बात करते हैं, पहला होता है एक्सेस टू इंडिविजुअल रिसर्च, यानी कि जो भी प्रैक्टिकल फैक्टर में चीज आती है ना, कहां तक एक्सेस कैसे किया जाए, एक्सेस गेन। लेट्स सपोज प्रैक्टिकल फैक्टर्स का मतलब क्या है? एक्सेस, यानी कि जिनके ऊपर मैंने रिसर्च करनी है उन तक पहुंचूंगा कैसे, जिन पे मैंने रिसर्च करनी है उन तक पहुंचूंगा कैसे। ठीक है, अब गेट कीपर्स प्रॉब्लम हो गया। अब लेट्स से कहते हैं ना, हमने ऑब्जर्वेशन में डिस्कस किया था, गेटिंग इन, स्टेइंग इन, गेटिंग आउट। वहां पर लोगों के अंदर गेट कीपर्स को क्रॉस करके अंदर जाना, वहां पर बैठ के रिसर्च कंडक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना और वहां से जिंदा सलामत वापस बाहर आना। तो क्या होगा? एक्सेस टू इंडिविजुअल्स रिसर्च, यानी कि जिन पे आप रिसर्च कर रहे हो, फॉर रिसर्च की बात करें कि जिन इंडिविजुअल्स आपने रिसर्च करनी है उनका एक्सेस गेन करना, देयर कोऑपरेशन इन रिसर्च, कि भाई उनका कोऑपरेशन भी होना चाहिए। ऐसा ही है, अगर वो कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो आपकी शक्ल देख के भाग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रिसर्च तो फेल हो जाएगी। तो कई मर्तबा हम लोगों को पैसे देते हैं कि भाई वो आप अपनी कहानियां सुनाओ हमें, सही है।
डॉक्यूमेंट्री रिसर्चेस के अंदर, ठीक है। यानी कि अब कई मरतबा क्या होता है कि भाई क्रिमिनल्स को पैसे दिए जाते हैं कि भैया आप लोग हम पे अपने ऊपर रिसर्च करने दो, ठीक है। यानी क्या हुआ, प्रैक्टिकल फैक्टर्स क्या है, एक्सेस टू इंडिविजुअल्स, देयर कोऑपरेशन इन रिसर्च, यानी कि उनका रिसर्च में कोऑपरेशन बहुत मैटर करता है। अब देखो अगर ऐसा नहीं होगा तो आप क्या करोगे, कोवर्ट रिसर्च करोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो यानी कि आप या तो एक्सेस गेन करोगे, नहीं तो कोवर्ट एक्सेस ऑब्जर्वेशन करोगे। अब जरा इस चीज को समझते हैं, एक सेकेंड। अब गॉफमैन ने, आपने गॉफमैन का नाम पहले भी सुना होगा, उन्होंने पेशेंट्स एंड यूएस के मेंटल इंस्टीट्यूशंस में ना उसने क्या किया था कि उसने पेशेंट्स और डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ की रिलेशनशिप को स्टडी किया था, ठीक है। कहां पे, यूएस के मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एज अ क्लीनर स्टाफ बन के, क्लीनिंग स्टाफ मेंबर बन के उसने, अब क्या हुआ, कोवर्ट ऑब्जर्वेशन एग्जांपल आ गई आपके पास। कोवर्ट की जितनी मेथोडोलॉजीज हैं, गॉफमैन आ जाएगा। गॉफमैन ने क्या किया, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पेशेंट्स और डॉक्टर्स की रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड किया, ठीक है, एज अ क्लीनर, ठीक है। फिर कोवर्ट ऑब्जर्वेशन में क्या आता है, एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। अच्छा, मैंने प्रैक्टिकल फैक्टर्स में आपको गेट कीपर्स की बात कर दी। और क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स ऑन, अब एक बड़ा प्रॉब्लम आया है। प्रॉब्लम क्या है, देखिएगा, कहा जाता है आप इसको इवैल्यूएट भी इस तरह से कर सकते हो कि मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस, आप इस बात को कई जगह पे इवैल्यूएट कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द रिसर्चेस ऑन पावरलेस, ज्यादा पावरफुल लोगों पे रिसर्च कम होती है, पावरलेस लोगों पे ज्यादा होती है जो मना नहीं करते। झुग्गियों में जाके रिसर्च करना, स्लम्स में जाके रिसर्च करना आसान है एज कम्पेयर टू किसी के विला में जाओ, जाके बैठ के इस पर रिसर्च करो कि आपके पास कितने पैसे हैं, वो बोलेगा निकल यहाँ से शाबाश, ठीक है। तो स्लम्स में जाओगे तो बंदा ऐसे ही गरीब है, अच्छे खासे कपड़े पहन के जाओगे, बोलोगे बड़ा अच्छा आदमी, शायद ये पैसे दे दे, वो अपनी हर बात आपसे डिस्कस कर ले। इसी वजह से सबसे बड़ा आर्गुमेंट होता है रिसर्च के ऊपर कि मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स आर ऑन अ पावरलेस ग्रुप्स रादर देन द पावरफुल वन, ठीक है। फिर आगे आते हैं एथिकल फैक्टर्स, ये बहुत ईजी है। ज्यादातर इसके अंदर प्राइवेसी, कंसेंट रिलेटेड लीगल इश्यूज, सेफ्टी के, साइकोलॉजिकल सेफ्टी के, फिजिकल सेफ्टी के तमाम इश्यूज सामने आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अब जैसे क्या जाता है कि भाई मोरल इश्यूज होते हैं, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल प्रोटेक्शन की बात होती है रिसर्च, और आपके जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उनकी लीगल एंड सेफ्टी कंसिडरेशंस आती हैं। अब लेट्स सपोज कंसेंट एंड प्राइवेसी की इश्यूज आते हैं, सही है। अब वेलिस की स्टडी आती है। अब जो कोवर्ट रिसर्च होती है ना, वो सारी जो है एथिकल फैक्टर्स को ब्रेक कर रही होती हैं, ठीक है। रिसर्च ऑन साइंटोलॉजी के ऊपर इसने रिसर्च की, तो जो चर्च मेंबर्स थे उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था हेल्प करने के लिए। फिर उसने रिसर्च कंडक्ट की थी फॉर्मर मेंबर्स के ऊपर, जो पुराने मेंबर्स थे साइंटोलॉजी के ऊपर, वो रिसर्च कर रहा था। एक क्या कहते हैं, इट्स मोर अबाउट द आइडिया ऑफ रिलीजन। तो आपके जो एग्जिस्टिंग चर्च मेंबर्स थे वेलेस को उन्होंने डिनाई कर दिया था, यानी कि क्या हुआ, कंसेंट का प्रॉब्लम आ गया। क्या आ गया, एथिकल प्रॉब्लम आ गया, सही है। दूसरा तरीका यह था कि वो जासूस बन के जाता, उन जैसा बन जाता और वहां पे जब बैठ के उन पर स्टडी करता और उनसे ऐसी ख्यालात लेता और लेके आ जाता। तो लेकिन क्या होता कि वो जो कोवर्ट रिसर्च करता उसमें एथिकल प्रॉब्लम्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। एनी कंफ्यूजन चलेगा?